हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेजरिंग टूल पढ़ रहे थे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अमूमन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं का संकलन है। इनको ध्यान से आप लोग देखें एक एक करके। आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन और आंसर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चलते हैं। मेजरिंग टूल, मापने वाले औजार। मेजरिंग टूल या टूल्स में हम चल रहे हैं क्वेश्चन। आंसर, इसको कहेंगे मापन औजार। कौन औजार? मापने वाले औजार, मेजरिंग टूल। इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है या शुद्ध होती है। हमारा जो वर्कशॉप में सरफेस प्लेट हम लोग यूज करते हैं उसकी शुद्धता पूछ रहे हैं कि कितना वो एक्यूरेट होती है, कितना शुद्ध होती है। तो उसकी शुद्धता है 0.025 mm। तो इसका आंसर हो गया 0.025 mm। जो हम लोग वर्कशॉप में अपने जो फीटर के वर्कशॉप में हम लोग सरफेस प्लेट, वही सरफेस प्लेट है बेटा जिस पर हम लोग रख कर कार्यखंड को पर मार्किंग वगैरह करते होंगे, जो कि कास्ट आयरन की बनी होती है। ऐसी प्लेट आप लोग देखे होंगे। ऐसी प्लेट आपके जो है इस पर ऐसी एक प्लेट आपके जो है वर्क बेंच पर रखी रहती है और अमूमन ये जो है ढलवे लोहे की होती है, कास्ट आयरन की होती है। किसकी होती है? कास्ट आयरन की होती है। और इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट, ये कौन सी प्लेट है? सरफेस प्लेट। तो वर्कशॉप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वर्कशॉप में जो हम लोग सरफेस प्लेट प्रयोग करते हैं इसकी शुद्धता जो है वो 0.025 mm रखते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरफेस गेज का दूसरा नाम है। तो सरफेस गेज का दूसरा नाम है या यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक भी उसे कहते हैं या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो सरफेस गेज का दूसरा नाम है, यहाँ पर दूसरा नाम है तो लिख लें स्क्राइबिंग ब्लॉक। स्क्राइबिंग ब्लॉक कहते हैं या यूनिवर्सल सरफेस गेज भी कहते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज, दोनों नाम आप नोट कर लें। सरफेस गेज का दूसरा नाम है स्क्राइबिंग ब्लॉक और एक आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज भी होता है जो कि ज़्यादा उपयोगी है।
तो इसको हम लोग ज़्यादातर स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक। अगला है ड्रिलिंग करने हेतु। जब हम लोग ड्रिल करते हैं तो हमारा जो ये ड्रिल का पॉइंट है, ये ड्रिल का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो आराम से जो है कार्यखंड पर बैठ जाए। इस कार्यखंड पर जहाँ छेद करना है वहाँ पर इस पर ये बैठ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका कार्यखंड है, इस कार्यखंड में आपको ड्रिल द्वारा छेद करना, ड्रिल का ये पॉइंट हो गया। तो ये इधर उधर नाचते समय भागे ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर सेंटर पंच से पहले जो है माने गड्ढा बना देते हैं, स्पॉट बना देते हैं। तो सेंटर पंच इस पर रखकर और हैमर से कार्यखंड के ऊपर ऐसे जब हम लोग चोट मारते हैं सेंटर पंच पर, तो कार्यखंड के ऊपर जहाँ पर हमें छिद्र करना है उस केंद्र बिंदु पर, यानी छिद्र के केंद्र बिंदु पर वो स्पॉट या गड्ढा बन जाता है, जिस पर हमारा ड्रिल का पॉइंट आराम से बैठकर और ड्रिलिंग की क्रिया स्टार्ट करता है। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रिलिंग करने हेतु कार्यखंड पर मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यही मार्क करने के लिए इसके जहाँ ये होल हम बनाएंगे, ऐसे अगर इसमें छिद्र बनाएंगे तो ये केंद्र पर मार्क करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो आंसर आपका होगा सेंटर पंच का। इसका आंसर हो गया सेंटर पंच। ये आपका आंसर हो गया। सेंटर पंच अमूमन कास्ट स्टील का बनाते हैं हम लोग, और इसका पॉइंट एंगल 90 अंश रखते हैं। कभी कभी सेंटर पंच का पॉइंट एंगल भी बहुत पूछता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमूमन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंटर पंच का पॉइंट एंगल जरूर पूछता है, और नाम है बेटा उसका सेंटर पंच, इसलिए जहां हमें छिद्र करना होता है उसका केंद्र बिंदु जो सेंटर होता है उस पर हम लोग जो है गड्ढा बनाने के लिए या स्पॉट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा ड्रिल उस पर बैठकर आराम से जो है ड्रिलिंग क्रिया कर सके। अब अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है स्क्राइबर द्वारा कार्यखंड सतह पर स्क्राइबिंग करते समय कितने कोण पर झुका कर रखा जाता है। जैसे आप पेन या पेंसिल से अपने कॉपी पर लिखते हैं तो पेंसिल को या पेन को कुछ अंश पर झुका कर रखते हैं, वैसे जब स्क्राइबर द्वारा ये कार्यखंड है इसकी सतह पर जब आप स्क्राइबर से ऐसे लाइन खींचेंगे, खरोच मारेंगे, तो ये कितने अंश पर झुका कर रखेंगे, वो कोण होता है 30 अंश। ये वाला कोण कितना, ये वाला कोण, ये कार्यखंड की सतह है और ये इसको स्क्राइबर मान लीजिए, तो ये कितने अंश के कोण पर ऐसे झुका कर रखेंगे, 30 अंश। तो लिख लें, तो स्क्राइबर कितने कोण पर झुका कर रखा जाता है, तो इसका आंसर हो गया 30 अंश पर। ये आपका आंसर। थर्टी अंश पर। अगला है प्रिक पंच का पॉइंट एंगल होता है। तो प्रिक पंच का पॉइंट एंगल होता है 30 अंश। कितना होता है, 30 अंश। ये आपका आंसर होगा। पंच अमूमन किसके बनाए जाते हैं, जैसे आपका सेंटर पंच है, प्रिक पंच है, डार्ट पंच है, हालो पंच है, बेल पंच है, ये सारे पंच जो है अमूमन कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। और ये अष्टभुजाकार भी, जैसे छेनी आपकी बनाई जाती है वैसे भी बनाए जाते हैं, और जब राउंड बनाए जाते हैं तो ऐसे
जब ये राउंड बनाए जाते हैं ऐसे, जब ये राउंड बनाए जाते हैं, ये आपका हो गया ऐसे में बना दिया, ऐसे ये ऐसे बनाए जाते हैं और इनकी फिर ये बॉडी जो है यहाँ से थोड़ा सा जो है ऐसे टेपर में कर दी जाती है, ऐसे टेपर में कर दी जाती है और फिर इनका ऐसे जो है ये पॉइंट एंगल बना दिया जाता है। तो मान लीजिए कि ये सेंटर पंच बन गया, तो इसकी सतह पर पकड़ को मजबूत करने के लिए ऐसे ऐसे नर्लिंग कर देते हैं, ऐसे ऐसे सतह पर नर्लिंग कर देते हैं तो पकड़ मजबूत हो जाती है। तो यही जो पॉइंट एंगल है, ये वाला जो पॉइंट एंगल है, यही वाला कोण जो है 90 अंश का। कौन वाला कोण? इधर ऐसे और ये जो है ऐसे, यही है पॉइंट, इसे आप पॉइंट कहेंगे और ये कोण हो गया 90 अंश। किसमें? सेंटर पंच में। ये हो गया सेंटर पंच। तो सेंटर पंच काहे का बना है? ये बना है कास्ट स्टील का और इसे क्या कहेंगे? नर्लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? नर्लिंग। इसे नर्लिंग कहेंगे, उससे हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है और इसके पॉइंट का एंगल कितना है? 90 अंश है। ये वाला पॉइंट का एंगल कितने अंश है? 90 अंश। चलिए, तो इसी से जो है ड्रिलिंग क्रिया जब करेंगे तो यही है सेंटर पंच। ये है सेंटर पंच। यहाँ जो आपने तीसरे का आंसर लिखा है सेंटर पंच, इसका पॉइंट एंगल 90 अंश रखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। प्रिक पंच का एंगल आपने लिख लिया 30 अंश होता है। कितना होता है? 30 अंश। प्रिक पंच का एंगल 30 अंश। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, सेंटर पंच व डार्ट पंच के पॉइंट एंगल होता है। एंगल माने कोण। तो सेंटर पंच का अभी आपको बताया कि सेंटर पंच का 90 अंश होता है। सेंटर पंच का 90 अंश होता है पॉइंट एंगल और डार्ट पंच का 60 अंश होता है। ये हो गया आंसर आपका। डार्ट पंच का पॉइंट एंगल 60 अंश, सेंटर पंच का 90 अंश और प्रिक पंच का आपने लिखा वो 30 अंश। अगला है मार्किंग लाइन पक्की करते समय दो निशानों के आपसी दूरी। जैसे जब बेटा हम लोग ये कार्यखंड है, ये कार्यखंड है और इस पर आपने स्क्राइबर से एक ऐसे लाइन खींच दिया। अब इस लाइन ये मिटे ना, तो इसको पक्की करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर पंच से या डॉट पंच से हम लोग जो है इस पर जगह जगह निशान मारते हैं। उस पर ऐसे सेंटर पंच रख कर और हथौड़े से जो है ऐसे रख कर और हथौड़े से ऐसे ऐसे चोट मारते हैं। ऐसे ऐसे जगह जगह चोट मारेंगे तो वो कितने दूरी पर मारते हैं, ताकि ये गड्ढा यहाँ पर बन जाए। ऐसे ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, ऐसे ऐसे स्पॉट बन जाते हैं। अब ये लाइन जो है पक्की हो जाएगी, तो ये मिटेगी नहीं। तो इस तरह से मार्किंग लाइन, ये जो बीच में हमने लाइन खींचा यही हो गई मार्किंग लाइन। ये हो गई आपकी मार्किंग लाइन। मार्किंग लाइन आप किससे खींचेंगे? स्क्राइबर से खींचेंगे। मार्किंग लाइन खींचने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे स्क्राइबर, जिसे खरोचक कहते हैं। तो पिछले उसमें आपने देखा स्क्राइबर जो है बनाया था मैंने, ये आपका स्क्राइबर हो गया। नुकीला भाग जो है ऐसे हम लोग स्क्राइबर बनाते हैं। ये वाला पोर्शन ये ऐसे, ये हो गया स्क्राइबर और अमूमन इधर वाला भाग 90 अंश पर ऐसे मोड़ देते हैं और बीच वाले भाग में हम लोग जो है नर्लिंग कर देते हैं ताकि इसकी पकड़
मजबूत हो जाए। तो ये है स्क्राइबर। तो इस नुकीले भाग से यही है आपका स्क्राइबर। इसी से हम लोग पहले लाइन खींच देंगे, खरोच मार देंगे, क्योंकि मेटल है, धातु है, धातु पर पेंसिल से या फिर हम लोग पेन से जो है निशान नहीं डाल सकते या बना सकते। तो हमें जो है मार्किंग लाइन खींचना पड़ता है कि इसे कहाँ से काटना है, कहाँ इसमें छेद करना है, फिर कहाँ से इसको जो है घिसना है। ये सारी बातों को जानने के लिए पहले मेजरिंग करेंगे, उसको सही सही मापेंगे और मापने के बाद तब उस पर मार्किंग लाइन खींचेंगे कि कहाँ हमें इसमें कट डालना है, कितना लंबा रखना है, कितना चौड़ा रखना है, कितना मोटा रखना है, कहाँ कहाँ छेद करने हैं, कहाँ उसमें थ्रेड काटनी यानी चूड़ी बनानी है। तो उसके लिए हम लोग फिर जो है मार्किंग टूल का प्रयोग करेंगे। तो स्क्राइबर जो है हमारा एक तरह से मार्किंग टूल है। स्क्राइबर के द्वारा हम लोग मार्क करते हैं यानी चिन्ह लगाते हैं। हिंदी में इसे हम लोग जो है चिन्ह औजार या चिन्हन औजार भी कहेंगे। तो ये स्क्राइबर जो है चिन्हन औजार है, इसके द्वारा हमने लाइन खींच दिया कार्यखंड, धातु की कार्यखंड जो है उसके सतह पर। और उस लाइन को पक्का करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पंच लेंगे और हैमर से सेंटर पंच पर चोट मारेंगे। तो ये जगह जगह स्पॉट ऐसे बन जाएंगे। तो यही पूछ रहा है इन स्पॉटों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं। दो निशानों की आपसी दूरी होती है, जैसे एक निशान ये है और दूसरा निशान ये है, तो इनके बीच की दूरी कितनी रखते हैं, तो वो रखते हैं 3 से 5 mm। 3 से 5 mm रखते हैं। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अगला है ट्रूइंग के लिए टूल प्रयोग किया जाता है। ट्रूइंग मतलब एकदम ट्रू करना, सत्य जैसे आप लोग कहते हैं, यानी सतह को एकदम समतल करना। तो आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि जब हम लोग रेती द्वारा घिस लेते हैं या ग्राइंडर द्वारा घिस लेते हैं, फिर भी अगर धातु की सतह एकदम समतल नहीं बन पाती है, उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो उसको एकदम शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, खुरचनियों का प्रयोग करते हैं। स्क्रैपर की हिंदी खुरचनियाँ हैं। तो ट्रूइंग के लिए टूल प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रैपर, खुरचनी। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया स्क्रैपर यानी खुरचनी। स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे। अगला आड लेग कैलीपर। आड लेग कैलीपर की एक टांग मुड़ी होती है। तो मुड़ी होती है 45 अंश के कोण पर। आड लेग कैलीपर बेटा ऐसे होता है आपका आड लेग कैलीपर। मान लीजिए कि ये आपका रिवेट हो गया, यहाँ पर ये रिवेट लग गया और इसकी एक टांग जो है ऐसे सीधी और नुकीली होती है ऐसे, और एक टांग जो है इसकी ऐसे होती है, ये ऐसे मैंने बना दिया, और ये जो है अंदर की ओर ऐसे मुड़ी होती है। इसकी दूसरी जो टांग होती है वो ऐसे अंदर की ओर ये ऐसे मुड़ी होती है, ये ऐसे। क्लियर हो गया। ऐसे मुड़ी होती है। इसी को हम लोग कहते हैं आड लेग कैलीपर। ये इसका लेग जो है अंदर की ओर कितने अंश के कोण पर मुड़ा रहता है, तो 45 अंश के कोण पर मुड़ा रहता है। यही पूछ रहा है कि ये कितने अंश के कोण पर ये मुड़ा होता है। तो इसका आंसर हो गया, कौन सा प्रश्न है, 9वें प्रश्न का आंसर हो गया मुड़ी होती है कितने अंश के कोण पर, तो आंसर हो गया 45 अंश के कोण पर। ये कितने अंश का कोण है, 45 अंश का कोण। यही हो गया आपका आड लेग कैलीपर।
यही है आपका आड लेग कैलिपर। ये आड लेग कैलिपर है, इसी की एक टांग जो है मुड़ी है, इसी कारण इसका नाम पड़ा आड लेग। इसी को हम लोग जैनी कैलिपर भी कहते हैं और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। इसको क्या क्या नाम दिया गया है? आड लेग कैलिपर, जैनी कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट। तो किसी भी नाम से पूछ सकता है। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, फिर देखिए आ गया यहाँ पर उसी को आड लेग कैलिपर कह रहा है और फिर नाम आ गया जैनी कैलिपर की टांग किस रेडियस पर मुड़ी होती है। तो ये 6 से 12 अंश के कोण पर ये जो कर्व है, ये रेडियस जो त्रिज्या यहाँ से देंगे वो त्रिज्या कितनी देंगे, तो ये रेडियस आपका 6 mm से लेके 12 mm कितना है, 6 mm से किस रेडियस यानी त्रिज्या पर मुड़ी होती है। तो इसका आंसर हो गया 6 से 12 mm, 6 से 12 mm पर मुड़ी होती है, 6 से 12 mm पर मुड़ी होती है। अगला है 11वां क्वेश्चन है BIS यानी भारतीय मानक के अनुसार। BIS का मतलब हो गया भारतीय मानक संस्थान। तो यह आप कहेंगे भारतीय मानक के अनुसार सरफेस प्लेट की साइज होती है। तो सरफेस प्लेट की साइज होती है 50 गुणे 50 cm सेंटीमीटर, 50 cm गुणे 50 cm। अभी सरफेस प्लेट का चित्र हमने बनाया था, तो वही सरफेस प्लेट का भारतीय मानक के अनुसार 50 बाई 50 cm होती है। अगला है मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है। तो मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता, चूँकि अन्य सरफेस प्लेट इसी मास्टर सरफेस प्लेट से चेक की जाएगी, इसलिए सरफेस प्लेट, मास्टर वाली सरफेस प्लेट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज़्यादा शुद्ध बनाई जाती है। वैसे तो आपने और साधारण जो वर्कशॉप में सरफेस प्लेट है उसकी एक्यूरेसी आपने पढ़ा है कि 0.025 mm रखी जाती है, लेकिन इसकी शुद्धता जो है वो है 0.00025 mm इतना होती है। ध्यान दें, ये आंसर हो गया मास्टर सरफेस प्लेट बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है, इसी से अन्य सरफेस प्लेटों की हम लोग शुद्धता चेक करते हैं। तो उसकी शुद्धता है, आपका आंसर है 0.00025 mm। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन कहता है आपका एंगल प्लेट का कोण होता है। एंगल प्लेट आप लोग देखें, इसको मिटा देते हैं इधर वाला। एंगल प्लेट 13वां क्वेश्चन आपका कह रहा है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट बेटा हम लोगों की इस टाइप से होती है। चलिए जल्दी जल्दी चित्र बना देते हैं।
ऐसे होती है। ये हमारी जो है एंगल प्लेट हो गई, ये ऐसे होती है। तो यही ये पूछ रहा है कि ये कोण जो है कितने अंश का होता है। जैसे तो ये सतह और ये सतह के बीच में कोण, और यहाँ पर हम लोग जो है या इसे ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, और इसको जो है ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ऐसे होती है, ऐसे मान लीजिए इसकी सतह हम लोगों ने ऐसे बना दिया। तो ये जो है ये दोनों सतहें, इसमें हम लोग जो है इस टाइप से खांचा भी काट देते हैं, ऐसे ऐसे खांचे भी काट देते हैं, ऐसे ऐसे। इन खांचों में हम लोग क्लैंपिंग द्वारा जो है इसको जो है पकड़ते हैं। तो यही जो कोण पूछ रहा है कि इस सतह, ये वाली जो सतह है और इस सतह के बीच का कोण होता है, ये होता है 90 अंश होता है, एंगल प्लेट। यही हो गई आपकी एंगल प्लेट। तो ये कोण हो गया 90 अंश। और इस पर हम लोग क्या करते हैं, कार्यखंड को, कोई बेलनाकार कार्यखंड है, भाग रहा है, इधर उधर लुढ़क रहा है, तो उसको इस पर रख कर और इन सब में क्लैंप लगाकर हम लोग उसे कस देते हैं। तो ये हो गई आपकी एंगल प्लेट। चित्र आपने देख लिया, और इसका कोण ही पूछ रहा है कि एंगल प्लेट का कोण होता है तो दोनों सतहें बेटा ऐसे होती हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। ये चित्र में ऐसे बना हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज होती है। माइक्रोमीटर जिसे हम लोग स्क्रू गेज कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रू गेज। 14वां क्वेश्चन है आपका। 14वां क्वेश्चन है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर जिसे हम लोग स्क्रू गेज भी कहते हैं। की रेंज होती है। तो इसकी रेंज बेटा, इसकी रेंज होती है 0 से 25 mm, ऐसे, फिर 25 से 50 mm ऐसे होता है, फिर जो है 50 से 75 mm ऐसे, फिर 75 से 100 ऐसे होता है। इसकी रेंज ऐसे होती है। माने आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज होती है तो आप कहेंगे 25 mm। जब भी मापेगा तो ये 25 mm मापेगा और इसी के रेंज में आपको मिलेगा। आप 0 से 25 mm लेंगे तो वो 0 से लेके यानी 1 mm, 2 mm, 3 mm, 25 mm तक मापेगा। और अगर आपको 25 mm से ज़्यादा मापना है, 50 mm तक मापना है, तो आपको 25 से 50 mm वाला लेना होगा। अगर आपको 75 से 100 के बीच में मापना है तो आपको फिर ये वाला लेना होगा। तो यानी इनकी रेंज इकट्ठे, ये नहीं कि 0 से लेके 100 mm के बनते हैं, ये हमेशा कितने mm के बनते हैं, 25 mm के। तो इनकी रेंज हो गई 25 mm। आप लोग देख रहे हैं ना स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर, वही है माइक्रोमीटर जिसमें ऐसे आपका जो है ये पोर्शन ऐसे बना होता है यू आकार का। और चित्र आप लोगों को एक दिन मैंने बनाया था। यहाँ पर आपकी एनविल हो जाती है ऐसे, और यहाँ पर आपका जो है और यहाँ पर जो है स्केल आपकी ऐसे ऐसे बन जाती है, ऐसे ऐसे ये स्केल बनी रहती है। और फिर इसी पर आपका जो है वृत्तीय स्केल भी है। तो ये हो गया आपका माइक्रोमीटर। यही है आपका माइक्रोमीटर अथवा स्क्रू गेज। और ये सिद्धांत, इसका जो सिद्धांत है वो
ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये सिद्धांत इसका नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। नट एंड बोल्ट। नट को जो हम लोग जो है ढीवरी कहते हैं, ढीवरी, और बोल्ट को पेंच भी कहते हैं अथवा काबले, काबले। तो ये बेटा बहुत पूछता है कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। ये आपका वृत्तीय स्केल हो गया। इस पर जो है वृत्तों में ऐसे ऐसे इस पर खाने बने होते हैं, ऐसे ऐसे खाने बने होते हैं। यही आपका माइक्रोमीटर है या वर्नियर वो स्क्रू गेज है, और इसी की रेंज जो है वो जो है 0 से 25 या 25 से 50 इस रेंज में मिलता है। यानी अब आप कहेंगे कि इसकी रेंज सिर्फ 25 mm होती है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एकदम। अब हम लोग आगे चलते हैं। कहते हैं कि डायल वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक। तो डायल वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक पंद्रहवां क्वेश्चन है। तो 15वें का आंसर लिख लें। डायल वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है 0.02 mm। कितना होता है? इतना mm। और इसे 20 माइक्रोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 20 माइक्रोन। अगला है 16वां माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। माइक्रोमीटर अभी हम लोग बनाए थे। माइक्रोमीटर 16वां का आंसर देखा। माइक्रोमीटर यानी स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का अल्पतमांक जो है वो मैट्रिक में आप देखेंगे तो मैट्रिक में है, मैट्रिक में है अल्पतमांक, मैट्रिक अल्पतमांक दोनों आप लिख लें, या अंग्रेजी में लिस्ट काउंट कहेंगे। यह अल्पतमांक है 0.01 mm बेटा। और ब्रिटिश में है, ब्रिटिश में लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट है 0.001 इंच। क्लियर हो गया? माइक्रोमीटर का अल्पतमांक आपने लिख लिया। 16 का आंसर ये हो गया। उसके बाद 17 हम लोग देखते हैं। 17 का रहा वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 वर्नियर वर्नियर माइक्रोमीटर जब हो जाएगा बेटा, तब इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.001 mm हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मैट्रिक में। और दूसरा अल्पतमांक आप लिखना चाहें इसी का, तो अल्पतमांक हो जाएगा 0.0001 इंच। ये हो जाएगा ब्रिटिश में। क्लियर हो गया? जब वर्नियर माइक्रोमीटर रहेगा तो इतने mm का होगा अथवा इतने इंच में आप चलेंगे। इंच में पूछेगा तो इतना लिखेंगे, और mm में पूछेगा तो इतना लिखेंगे। 18वां क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है
ये 18वां क्वेश्चन। तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 18वां का आंसर हो गया, अल्पतमांक होता है 0.02 mm। नोट करें, 18वां का आंसर इतना होगा। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.02 mm। फिर कह रहा है डिजिटल माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 19वां। तो 19वें का भी आंसर इतना है। 19वें का भी आंसर डिजिटल माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.01 mm। ये क्लियर हो गया? देखिए ना, अल्पतमांक कितना है, ऐसे ही डिजिटल वाले का भी उतना है। अगला है 20वां क्वेश्चन है, डायल वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायल उसका हम लोग घुमाते हैं जिससे उसमें पॉइंटर भागता है, तो ये रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? रैक एंड पिनियन। 20वां क्वेश्चन है, लिख लें, इसका आंसर हो जाएगा रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर। रैक क्या होती है बेटा? आप देख लें, जैसे ये आपका ऐसे हो गया और इस भाग में ऐसे ऐसे दांते काट देते हैं, ऐसे हो गया, और ये आपका पोर्शन हो गया, और यहाँ पर आपका जो है वो दांतेदार पहिया लगा देते हैं, ऐसे दांतेदार पहिया लगा देंगे। और इनमें जो है ऐसे ऐसे दांते बना देंगे, ऐसे ऐसे दांते बना दिया। अब यहाँ पर बेटा हम लोग जो है अगर पॉइंटर ऐसे लगा दें, ये पॉइंटर लगा दें, ऐसे ये पॉइंटर लगा दें और यहाँ पर ऐसे स्केल लगा दें, तो ये देखिए ना, तो जब हम लोग जो है इसे ऊपर नीचे दबाएंगे या इसे हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, और इसे किसी सतह पर अगर समतलता चेक करनी है मान लीजिए, तो ऐसे हम लोग अगर इसको इस पर दबाते हैं, ये स्प्रिंग अगर लोडेड है, यहाँ पर अंदर स्प्रिंग लगा दें, स्प्रिंग लोडेड लग कर दें इसको, तब ये पुश करेगा, तो ये ऊपर नीचे होगा। तो ये जो आपकी, इसे हम लोग जो है रैक बोलते हैं, यही है आपका रैक, और इसे जो है पिनियन बोलते हैं। जो छोटी दांतेदार जो है गियर होती है, ये गियर टाइप में है, इसमें देखिए ना परिधि पर ऐसे ऐसे दांते बने हुए हैं, तो ये जो है इसे पिनियन कहते हैं। तब जब इसको जब हम ऊपर नीचे ऐसे ये चलेगी, तो ये हमारा पिनियन ऐसे 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 नाचेगा, तो हमारा पॉइंटर भी ऐसे ऐसे चलेगा। तो इसी सिद्धांत पर हमारा डायल वर्नियर कैलिपर भी काम करता है। क्लियर हो गया? रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर, यही आपका रैक एंड पिनियन का सिद्धांत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइक्रोमीटर आपको लिखाया गया कि नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, या आप कहेंगे कि स्क्रू पेच, चाहे स्क्रू कहिए चाहे हिंदी में पेंच कहिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका 21वां, 21, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको लिखाया गया नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर।
जब हम लोग एक छोटा सा नट लेते हैं बेटा, ऐसे खटभुजाकार ऐसे हम लोग नट लेते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, और फिर इसमें जो है ऐसे वृत्ताकार जो है आपका जो है देखते होंगे कि वो चूड़ी बनी रहती है। इसमें क्या बना रहता है, ऐसे ऐसे वृत्ताकार तमाम चूड़ी बनी रहती है। तो जब इसमें हमारा ये बोल्ट, इसमें जब हमारा बोल्ट जो है, ये बोल्ट हो गया, मान लीजिए ये बोल्ट हो गया। ये हमारा बोल्ट हो गया। इस पर जो है ऐसे ऐसे चूड़ी बनी रहेगी, या ऐसे ऐसे चूड़ी मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे चूड़ी बनी रहेगी, ऐसे ऐसे चूड़ी बनी रहेगी, ऐसे और ऐसे ऐसे। अभी बता देता हूँ, ऐसे ऐसे, और ये आपकी चूड़ी अब बन गई। तो अब इसे ही हम लोग बोल्ट कहते हैं, इसे हम लोग बोल्ट कहते हैं, और इसको हम लोग नट कहते हैं। इसको ढिबरी भी कहते हैं, ढिबरी, और इसको काबले भी कहते हैं हिंदी में। काबले में बात हो रही थी। तो इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। अब जब हम लोग जो है इस नट में इस बोल्ट को ऐसे पकड़कर और जब इसमें नचाएंगे तो ये जो है देखिए ना, ये दो चूड़ियों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। यही पिच है, PITCH। क्या है पिच? क्या है? दो चूड़ी के बीच की दूरी। तो दो चूड़ियों के बीच की जो दूरी है, अगर एक चक्कर इसे घुमाएंगे तो इस नट में या तो ये पिच के बराबर आगे बढ़ेगा, और अगर इसको उल्टे घुमाएंगे तो उतना पीछे हटेगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है, जो इसमें है, ये हम लोग अभी जो चित्र बनाए थे इस टाइप से, ये वाला चित्र जो बनाए थे ये वाला, और इसमें जो है ऐसे हम लोग लगाए थे, और फिर यहाँ पर जो है ऐसे और ऐसे ये बनाए थे ऐसे। तो इसमें भी यहाँ पर जो है वो नट और बोल्ट फिट रहता है। तो जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो ये हमारा स्पिंडल जो है आगे चलता है अथवा पीछे चलता है, और कितना आगे अथवा पीछे चलता है, तो वो दो चूड़ियों के बीच की दूरी के बराबर चलता है अथवा पिच के बराबर होता है। और वो पिच जनरली जो है हम लोग 1/2 mm रखते हैं। कितना रखते हैं? पिच 1/2 mm रखते हैं। तो इतने के बराबर जब इसे एक चक्कर घुमाएंगे तो ये जो है स्पिंडल, ये हमारा स्पिंडल है, यही स्पिंडल 1/2 mm या तो आगे बढ़ेगा, और उल्टे घुमाएंगे तो 1/2 mm पीछे हटेगा। इस टाइप से कुछ इसका पिच हम लोग निर्धारित करते हैं। चलिए, तो इसी सिद्धांत पर, ये नट बोल्ट के ही सिद्धांत पर, ये हमारा जो है माइक्रोमीटर, ये क्या है? यही है माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर, जिसे हम लोग इसके आधार पर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्क्रू के सिद्धांत पर काम कर रहा है। यही है, इसी को बोल्ट कहिए चाहे स्क्रू कहिए, SCREW। स्क्रू में थोड़ा सा हेड जो है थोड़ा दूसरे टाइप का बना देते हैं, तो इस तरह से इसका नाम जो है स्क्रू गेज भी पड़ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक होता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक
0.01 mm होता है। आंसर हो गया आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर, यानी 22वें का आंसर हो गया 0.01 mm होता है। और इंच में होता है 0.001 इंच। अगला है डायल टेस्ट इंडिकेटर काम करता है। अभी डायल टेस्ट इंडिकेटर आपको बताया कि रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर अभी समझाया गया था। रैक एंड पिनियन तो लिख लें, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर ये भी काम करता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर भी रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का आंसर होगा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट या अल्पतमांक। इसका अल्पतमांक बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक होता है 5 मिनट। कितना होता है? 5 मिनट। अगला है मैट्रिक प्रणाली में 1 इंच किसके बराबर है। तो हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आपके कंपटीशन में पूछा गया है। तो 1 इंच बराबर होता है 25.4 mm। ये आंसर होगा। इस तरह से आपका आज का ये सारे क्वेश्चन 2500 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे, और अमूमन जो है लिस्ट काउंट वगैरह, अल्पतमांक वगैरह बर्नियर का या माइक्रोमीटर का, इन सब का अक्सर आपके कंपटीशन में पूछता है। और ये सब जो है प्रेसीजन, सूक्ष्म मापी प्रेसीजन है। अब देख लीजिए ना, जिसका अल्पतमांक आप लिख रहे हैं 0.001 इंच, इसका मतलब है या 0.01 mm, तो इसका मतलब हो गया 1/100 mm। इसका मतलब क्या हो गया? 1/100 mm। और इसका मतलब हो गया 1/1000 इंच। ऐसे तो माइक्रोमीटर क्या है? 1 mm तो आप देख ही रहे हैं। 1 mm तो आप देख रहे हैं कि आपके स्केल पर 1 mm कितना छोटा माप है, और उसमें 100 से भाग है। 100 से भाग का मतलब 1 mm के 100 बराबर हिस्से किए जाएं। 100 बराबर हिस्से किए जाएंगे, वो बाल से भी पतला हो जाएगा। तो इतनी मोटाई को भी ये जो है मापेगा आपका माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर, या जिसे आप स्क्रू गेज कहते हैं, इसलिए इसका नाम है पड़ा माइक्रोमीटर, सूक्ष्म मापी। तो बहुत शुद्धता के साथ, और ये इस कितना शुद्ध माप सकता है, कितना कम से कम माप सकता है, वहीं उसका लिस्ट काउंट होता है या अल्पतमांक होता है। और वो जो है mm में इतना है और इंच में इतना है। वो भी अगर बर्नियर माइक्रोमीटर हो जाएगा, ये अगर ये बर्नियर माइक्रोमीटर हो जाएगा, तब ये जो है मापेगा 1 0 और लग जाएगा, और तब यहाँ पर 1 0 और लग जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपके 17 की अगर बात की जाए, तो आप देखें कि अगर बर्नियर माइक्रोमीटर हो गया तो फिर इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। यानी अब 1 mm के 1000वें भाग को माप देगा। 1 mm कितना छोटा है, और फिर उसके 1000 बराबर 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 1000 भाग करिए, तो जो एक छोटा सा भाग आएगा उसको भी ये शुद्धता से जो है आपका बर्नियर माइक्रोमीटर माप देगा। तो इस तरह से ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक समाप्त हुआ। इसे आप लोग अच्छा नोट्स बना लें और इसे अच्छी तरह से याद कर लें। तब तक हम इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। एक आप लोगों से अनुरोध करना है
कि आप लोगों का जो मैकेनिकल का क्लासेस चल रहा है इसमें आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, 200-250 व्यूज़ आ रहे हैं। तो हम इनकरेज हो रहे हैं। हमें आपको करेज, हमारे इनकरेज हमको करना है, डिकरेज मत करिए। तो अगर आप हमें चाहते हैं कि आपका वीडियो अच्छे ढंग से डेली का डेली पढ़ता रहे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वालों का पढ़ रहा है, तो आप लोग अपने व्यूज़ को बढ़ाइए, अपनी संख्या बढ़ाइए, अपने मित्रों से भी कहिए कि भाई लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूट्यूब जो है केवल सब्सक्राइबर देखता है। जिसके सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा हैं उनका यूट्यूब पर जो है वीडियो पहले आ जाता है, और हम लोगों के अभी वीडियो जो है पहले नहीं आते हैं। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे, कोई भी मैटर सर्च करेंगे, तो जिनके व्यूअर ज़्यादा हैं, जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, पहले उन्हीं का वीडियो आ जाएगा। तो इस तरह से इस मामले में हम लोग पिछड़ जा रहे हैं। खाली कैसे पिछड़ रहे हैं? सब्सक्राइबर की वजह से। तो वो आप लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर आप लोग हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए, अपने में और मित्रों को शेयर करिए कि भाई इस वीडियो अमित परिवार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम देखिए, इससे नोट्स बनाइए और आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोगों के लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।